हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोग? मजा आ रहा है लोग के अंदर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो हम देख चुके थे वैलिडिटी के बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। और आज हमें देखना है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्मेशन के बेसिस पे और परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल वर्ड आपने सुना है, इलीगल मींस अनलॉफुल। तो सर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ किए जाते हैं, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बन जाएंगे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑब्जेक्ट इलीगल होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, इम्पॉसिबल एक्ट करने का आपने प्रॉमिस किया है, क्या ये इलीगल है? क्या इलीगल है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस कर रहा है तारे तोड़ के लाऊंगा, क्या ये इलीगल है? नहीं सर, नहीं, इलीगल तो नहीं है। माइनर को, बच्चे को मैंने गुड्स बेच दिए, बच्चे को स्टेशनरी दे दिया, बच्चे को बुक्स दे दी मैंने, वो मुझे पैसे नहीं देता है, मैं केस फाइल नहीं कर सकता हूं। बट क्या मैंने गलत काम किया? मैं इलीगल काम किया? बताइए, क्या मैं इलीगल काम कर रहा हूं? मैं स्टेशनरी की दुकान करता हूं, मैं बच्चे को सामान बेच देता हूं, क्या मैं इलीगल काम कर रहा हूं? नहीं सर, नहीं, आप इलीगल काम नहीं कर रहे हो। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन इलीगल नहीं होते हैं, उनका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल नहीं होता है। बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्स तो हो ही नहीं सकते, यानी कि ये वॉइड तो होंगे ही होंगे, बट साथ में इनका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है। और आपने अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको जेल में नहीं डाल देंगे। बस इतना ही है कि आप उसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते, लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं हो सकता है। लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स तो होंगे ही नहीं, पर साथ साथ में आईपीसी, इंडियन पेनल कोड और अप्लाई हो जाएगा, और आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। पनिशेबल होते हैं क्योंकि ये फॉरबिडन बाई लॉ होते हैं, लॉ के द्वारा मना होते हैं। सर क्या इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मना किया हुआ है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। ये जो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं इनके, वो आपको किसी अदर एक्ट में, इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्ट चलते हैं, तो किसी अदर एक्ट के अंदर भी अगर इनको मना किया हुआ है, इनको पनिशेबल बता रखा है, तो अगर आप उस एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? अनलॉफुल, इलीगल हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलूं तो ये है कि ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इलीगल। सारे के सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होंगे ही, उनको आप लागू नहीं करवा सकते, लेकिन सारे वॉइड इलीगल नहीं होंगे। सर इलीगल का कोई बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताओ। चलिए बेटा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है, मान लो आपको जो है किसी को टपकाना था, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक फेमस विलेन के साथ में जिसका नाम है जयकांत सिकरे। तो आपने जयकांत सिकरे के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? आपने जयकांत सिकरे को बोला कि भाई मुझे वो उसको सिंघम को टपकाना है, मुझे सिंघम को टपकाना है, तो 2 लाख रुपए मैं दूंगा और सिंघम को टपकाना है। जयकांत सिकरे ने कहा ठीक है, चलिए 2 लाख रुपए में मैं उसको टपका दूंगा। तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बताना ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या है? वॉइड है और इलीगल है। सर वॉइड तो है ही है क्योंकि ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता है, लेकिन ये साथ ही साथ क्या है? ये है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपको यहाँ पे पनिशमेंट भी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ये खाली लागू नहीं हो सकता है कोर्ट में। लागू कैसे नहीं हो सकता है? मान लो उसने उसको टपका दिया, लेकिन बाद में आप उसको पैसे नहीं देते हो, क्या जयकांत सिकरे कोर्ट जा सकता है? बोल सकता है कि भाई ये पैसे नहीं दे रहा है मेरे को? नहीं। मान लो उसने पैसे ले लिए लेकिन आपका काम नहीं किया, क्या आप जा सकते हो कि भाई इसने पैसे ले लिए लेकिन उसको मार नहीं रहा है, इसको ऑर्डर दिया जाए, कोर्ट को बोल रहे हो आप कि इसको ऑर्डर दिया जाए कि उसको मारे?
तो ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि कोर्ट में एनफोर्स नहीं होगा और साथ ही साथ आप दोनों को उठा करके, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को उठा करके जेल में डाल देंगे, पनिशमेंट और मिलेगी। तो ये होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है? चलिए बेटा एक काम करते हैं, हम लोग इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और डिटेल के अंदर जाने वाले हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो या किस किस तरह से हो सकता है, और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से जो जुड़े हुए और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका क्या होगा वो भी हम समझेंगे। लेकिन पहले लिखते हैं हम लोग इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो बेटा लिखना स्टार्ट करेंगे, हेडिंग लगाएंगे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए क्या क्या पॉइंट्स हमने लिखे हैं फटाफट से देखते हैं। इलीगल एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट, तो सबसे पहले तो बेटा ये वर्ड आप अंडरलाइन करो, एग्रीमेंट लिखा है मैंने, और यहां पे देखो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को कट करके क्या लिखा है, इलीगल एग्रीमेंट्स। इलीगल एग्रीमेंट्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो भी इलीगल काम के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एनफोर्सेबल तो बनना ही नहीं है। तो जब वो एनफोर्सेबल नहीं होना है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट कहना गलत है कि नहीं है? तो क्या बोलेंगे उसको, इलीगल एग्रीमेंट्स। हालांकि कई जगह बुक्स में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आपको लिखा हुआ मिल सकता है, बट बेटा क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन इलीगल कभी भी एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इलीगल एग्रीमेंट। एंड इलीगल एग्रीमेंट इज वन द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल। इलीगल एग्रीमेंट वो है जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, फॉरबिडन बाय लॉ, पनिशेबल है। यानी कि अगर आपने इलीगल एग्रीमेंट किया तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। आईपीसी, आपके ऊपर आईपीसी की धारा चलेगी, इंडियन पेनल कोड। सच एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। ये एग्रीमेंट कभी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता है। वॉइड एब इनिशियो होता है, लैटिन वर्ड है वॉइड एब इनिशियो, जिसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। जैसे ही आपने इलीगल एग्रीमेंट किया वो तब से ही वॉइड था, कभी वैलिड था ही नहीं। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं क्योंकि वो कोर्ट में लागू नहीं हो सकते, लेकिन सारे वॉइड इलीगल नहीं होते हैं। कोलेट्रल, कोलेट्रल एग्रीमेंट ऑफ इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो इलीगल, वॉइड एंड हेंस वॉइड एब इनिशियो। सर ये क्या था? ये बेटा अभी हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है कि कोलेट्रल, कोलेट्रल एग्रीमेंट ऑफ इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो इलीगल एंड हेंस वॉइड। सर कोलेट्रल क्या होता है? चलो बेटा ये देखो, मान लो ये है, ये कौन है, ये है रावण। सर ये कौन सी रामायण पढ़ा रहे हो सर आप? हाँ बेटा ये लेटेस्ट रामायण, नया वर्जन आया है इसका, वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये कौन है, रावण, ठीक है। ये इसके 10 सर हैं। जो रावण था उस टाइम सीता का किडनैपिंग करने के लिए रावण खुद गया, हाँ सर हाँ गया। लेकिन इस बार रावण ने कॉन्ट्रैक्ट किया, रावण ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ में? रावण ने कॉन्ट्रैक्ट किया गब्बर के साथ। रावण ने बोला इसको विल पे ₹2 लाख फॉर किडनैपिंग ऑफ सीता। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या रावण ने गब्बर को 2 लाख रुपए देने का बोला, बदले में क्या चाहिए उसको? सीता की किडनैपिंग। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन में ये कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट, ये क्या है? सर ये इलीगल है। क्यों है इलीगल? क्योंकि किडनैपिंग करना इलीगल है, अनलॉफुल है। आप किसी की किडनैपिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है, चलो ये तो समझ आ गया। अब सर किडनैपिंग करना तो इलीगल है, ठीक है। अब हुआ क्या, गब्बर जो है, गब्बर किडनैपिंग, आपको पता है किडनैपिंग करने के लिए जो है सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? क्या यूज होता है?
एक व्हाइट कलर की वैन यूज होती है, व्हाइट कलर की वैन आती है, गेट खुला, अंदर डाला, वापस क्लोज किया, ये हो गई किडनैपिंग। सिंपल सा, बॉलीवुड मूवीज आप रेगुलर देखते हो, सब में किडनैपिंग ऐसी होती है। हाँ बेटा हाँ। तो ये किडनैपिंग करने के लिए ये गया जग्गा के पास में। ये कौन है? जग्गा। सर ये जग्गा क्या है? जग्गा बेटा गैरेज चलाता है अपना, और पुरानी कार वगैरह है वो रेंटल पे देता है, रेंटल पे देने का काम है जग्गा का, ठीक है। तो ये इसका गैरेज है। तो गब्बर जो है वो गाड़ी को रेंट पे लेता है, किससे? जग्गा से। और जग्गा को पता है कि ये गाड़ी का कुछ ना कुछ इलीगल यूज करने वाला है, तो अच्छा दोस्ती है दोनों के बीच में। तो जग्गा से इसने क्या किया, एक गाड़ी किराए पे ली, हायर्ड ए कार या वैन, हायर्ड ए वैन फॉर रुपीज 10,000, 10,000 रुपए। सर 10,000 रुपए कोई, सर 4 घंटा के लिए अगर गाड़ी किराए पे लेगा तो सर कोई 10,000 रुपए होते हैं क्या? हाँ बेटा हाँ, जब ऑब्जेक्ट इलीगल होता है, इसको पता है कि हाँ गब्बर को दे रहा है, रिस्क है, तो ये 10,000 रुपए मांगता है और गब्बर कहता है कि दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि गब्बर को कितने मिलने वाला है? 2 लाख। 2 लाख जब मिलने वाला है तो इससे लेगा कि नहीं लेगा? हाँ लेगा। जग्गा ने उसको 10,000 रुपए में गाड़ी दी, किराए के ऊपर गाड़ी दी, काम होने के बाद में गाड़ी वापस जग्गा के पास आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो एग्रीमेंट बना, ये एग्रीमेंट, मैन एग्रीमेंट तो क्या था? किडनैपिंग करना, लेकिन उसको किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए ये एग्रीमेंट बना, इसको क्या बोलेंगे? कोलेट्रल। ये क्या है? ये है कोलेट्रल एग्रीमेंट टू द इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल का कोलेट्रल है ये। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये मैन एग्रीमेंट, फर्स्ट एग्रीमेंट, ये इज इट वैलिड और वॉइड? आंसर इज इट इज इलीगल। ओके। एंड अब सेकेंड क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो है इज इट वैलिड, तो इसका आंसर क्या होगा ये सोचना है। तो अभी हमने क्या रीड किया? कोलेट्रल एग्रीमेंट्स ऑफ इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो इलीगल वॉइड, इलीगल भी है वॉइड भी है, एंड हेंस वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो जग्गा ने इसको गाड़ी किराए पे दी है, क्या ये वैलिड है या वॉइड है या इलीगल है? तो आंसर होगा इट इज इलीगल एंड वॉइड। इलीगल है तो वॉइड तो अपने आप हो ही गया। तो यानी कि अब बताना मुझे कि अब मान लो गब्बर इसका किडनैपिंग करके गाड़ी वापस दे दे, लेकिन जग्गा को 10,000 रुपए देने से मना कर दे, क्या जग्गा कोर्ट में जा सकता है? जग्गा बोल सकता है कि भाई गाड़ी किराए पे ली थी तो मुझे पैसे मिलने चाहिए? तो सबसे पहला तो ये कि क्या ये एग्रीमेंट इन जनरल वैलिड है कि नहीं है। अगर जग्गा उसको गाड़ी देता है, जग्गा किसी और को गाड़ी देता है, तो गाड़ी किराए पे लेना इंडिया के अंदर क्या बैंड है? द आंसर इज नो। गाड़ी किराए पे देना वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है। लेकिन ये वाला वैलिड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये किसका कोलेट्रल था? इलीगल का कोलेट्रल था, इलीगल से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट था, इसलिए ये वैलिड नहीं हो पाएगा। अगर नॉर्मल में गाड़ी किराए पे देता तो वैलिड हो जाता। तो पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि कोलेट्रल एग्रीमेंट्स ऑफ ए इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड। जबकि अगर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये इलीगल क्या होता? ये वैलिड हो जाता। तो वॉइड के कोलेट्रल होते हैं वो वैलिड हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने माइनर को लोन दे दिया, तो ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड। लेकिन वो लोन लेने के लिए मैंने कहीं और से लोन लिया, तो वो दूसरा एग्रीमेंट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, क्योंकि वॉइड के कोलेट्रल वैलिड होते हैं जबकि इलीगल के कोलेट्रल भी इलीगल होते हैं। तो पॉइंट इज क्लियर? यस सर, यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे एग्जाम में, घूम फिर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको केस स्टडी आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है एन इलीगल एग्रीमेंट विल बी इलीगल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये मोस्टली मैंने जो सिचुएशंस बनाई है इसमें सब पॉइंट्स कवर हो गए कि किन किन सिचुएशंस में क्या क्या कंडीशंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होते हैं, एग्रीमेंट इलीगल होता है। अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ जो काम करने के लिए मना करता है वो आप कर रहे हो,
is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any other law। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भी मैंने बताया था कि बहुत सारे एक्ट हैं, अगर उन एक्ट के अंदर कुछ काम मना किया हुआ है, बैंड किया हुआ है, अगर आप वो काम करते हो तो वो भी इलीगल की कैटेगरी में आएगा। फिर है फ्रॉड्यूलेंट, धोखेबाजी से रिलेटेड कोई आपने काम किया है। अभी मोबाइल पे बहुत सारे एसएमएस आते हैं, मेल्स आती है लोगों को, जिसके अंदर वो बोला जाता है आपका लॉटरी लग गया, ये वो। तो ये सारे जो काम कर रहे हैं लोग, ठगने के काम कर रहे हैं, धोखा देने के काम कर रहे हैं, बेवकूफ बनाते हैं, वो सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो सारे क्या है, वो सब फ्रॉड्यूलेंट है, इलीगल है। ऑब्जेक्ट इज टू इंजरी टू एनी पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने का ऑब्जेक्ट किसी आदमी को नुकसान पहुंचाना या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इलीगल होगा। जैसे सर कैसे, मान लो एक किसान है, ठीक है, फार्मर है, बेचारा गरीब है, आपने उसको 2 लाख रुपए का लोन दिया और कंडीशंस क्या डाली उसके अंदर, आपने कहा कि अगर ये लोन जो है टाइमली नहीं पे कर पाया, 1 साल के अंदर नहीं पे कर पाया, तो तेरा जो ये खेत है वो मेरा हो जाएगा, ओनरशिप उसकी मेरी हो जाएगी। और ये अब वो खेत 10 लाख रुपए का, अब आप 2 लाख का लोन नहीं भर पाए और 10 लाख का खेत अपने नाम कर लो, तो बताना ये क्या है, सही है क्या इसकी कंडीशन? नहीं, ये दूसरे की प्रॉपर्टी को आपने उसको बोला कि चल खेत तो तेरा ही रहेगा, लेकिन तू अगर लोन नहीं भर पाएगा तो तू मेरा गुलाम बन जाएगा, मेरा स्लेव बन जाएगा, मैं जो बोलूंगा जिंदगी भर तेरे को वही करना पड़ेगा। बताना ये एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट इज इलीगल, वॉइड नहीं है, सिर्फ इलीगल है, क्योंकि आप उसको गुलाम नहीं बना सकते। इमोरल है, अनैतिक है। जैसे आपने अपना घर किराए पे दे दिया स्मगलिंग के लिए, सट्टेबाजी के लिए, सट्टेबाजी बैंड है इंडिया में, आपने कहा कि सट्टेबाज को आपने कहा चलो आप यहाँ पे सट्टे करो आराम से, मुझे किराया देते रहना, आपने किसी प्रोस्टिट्यूट को घर दे दिया किराए पे, तो ये पर्पस उसका क्या है, इमोरल है, इलीगल होगा। ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, एक चैप्टर है पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, तो उसके अगेंस्ट के जो भी एग्रीमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इलीगल हो जाएंगे। चलिए ये था इलीगल। अभी इलीगल और वॉइड के अंदर डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का देखो बेटा, एक तो सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इलीगल नहीं होते हैं, लेकिन सारे इलीगल वॉइड जरूर होते हैं। कोलेटरल ट्रांजैक्शन हमने देख लिया, पनिशेबल, वॉइड में पनिशमेंट नहीं है, लेकिन इलीगल अगर आपने काम किया है तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, जेल भी हो सकती है आपको। और रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड इफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड सब्सिक्वेंटली, यानी कि पहले वैलिड था बाद में वॉइड हो गया, वो ओनियन वाला एग्जांपल याद करो। द बेनिफिट रिसीव्ड मस्ट बी रिस्टोर टू द अदर पार्टी, तो आपको जो बेनिफिट आपने ले लिया था वो बेनिफिट आपको अदर पार्टी को वापस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके अंदर अगर मनी एडवांस ले ली या फिर कुछ वस्तु आपको मिल गई है तो उसको वापस रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज नॉट अलाउड। चलिए अब अपने देख लेते हैं, लास्ट वैलिडिटी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं कई बार अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट? These contracts are basically valid contracts. All the essential elements of section 10, section 10 के जो सारे elements हैं वो इनके अंदर present होते हैं पूरे के पूरे, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकते, कोर्ट में लागू नहीं हो सकते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निकल डिफेक्ट होता है जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं हो पाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन राइटिंग, किसी लॉ में लिखा हुआ है राइटिंग में होना चाहिए बट राइटिंग में नहीं है, पार्टीज के सिग्नेचर नहीं है, बोला था विटनेस होना चाहिए विटनेस नहीं है, स्टाम्पिंग नहीं हो रखी है या फिर अंडर स्टाम्पिंग की सिचुएशन है। सर कैसे? मान लो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1000 का स्टाम्प होना चाहिए था, लेकिन आपने 500 रुपए का स्टाम्प लगवा रखा है, तो 500 रुपए के स्टाम्प के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एनफोर्स नहीं हो सकता है कोर्ट में। तो फिर सर क्या? तो बेटा आप वो इन्फोर्स करवाने के लिए जो टेक्निकल डिफेक्ट है उसको रिमूव कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सेबल। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट को जो है पूरा डिफेक्ट हटा देते हैं वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बन जाता है, एनफोर्सेबल बन जाता है, अनएनफोर्सेबल से एनफोर्सेबल।
तो सर वॉइड और अनएनफोर्सेबल क्या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड ही रहेगा, उसको आप वैलिड नहीं बना सकते, लेकिन अनएनफोर्सेबल एक्चुअल के अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं। बट कोई ना कोई जो लीगल फॉर्मेलिटी है उसमें टेक्निकल डिफेक्ट है, कुछ कमी है, इस कारण से लागू नहीं हो पाते हैं। जैसे ही वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी जाएगी आपकी तरफ से, वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्सेबल हो जाएगा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। हाँ, तो सारे बच्चे लिखेंगे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग लगाओ बेटा सबसे पहले। तो चलिए बेटा ये देखिए, unenforceable contract, it is a contract which is actually valid, all essential elements are there, सारे के सारे सेक्शन 10 के एलिमेंट्स हैं, but cannot be enforced because of some technical defect। टेक्निकल डिफेक्ट क्या हो सकती है? साइन नहीं है, अंडर स्टैंपिंग है, नॉट अटेस्टेड है, नॉट इन राइटिंग है। अलग अलग जो एक्ट बने हुए हैं, अलग अलग जो रूल्स बने हुए हैं, वहां पे क्या फॉर्मेलिटीज दी हुई है, वो लीगल फॉर्मेलिटीज में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। मान लो आपने विटनेस के साइन नहीं करवाए, कई बार आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको विटनेस के साइन करवाने होते हैं, तो विटनेस के साइन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाएगा। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही विटनेस के साइन करवा लो, वापस से प्रेजेंट करो, कॉन्ट्रैक्ट विल बी एनफोर्सेबल। When these technical defects, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, when these technical defects are removed, it will be enforceable। क्लियर है? तो ये था अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी तक वैलिडिटी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट देखे, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। क्लियर है? ये तो हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा कि नहीं होगा, उसके बेसिस पे। अब हम लोग देखने वाले हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन कैसे कैसे हो सकता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो हम अभी देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह के होते हैं। कितने? 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है अपना फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के बेस पे क्या क्या हो सकता है? एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड, या फिर ई कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एकदम आसान सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले तो ये बताइए बेटा, हाउ कैन वी एक्सप्रेस, हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? आप लोग कैसे एक्सप्रेस करते हो अपने जो दिल की फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स कैसे दूसरे आदमी तक पहुंचाते हो? सर हम बोल करके, लिख करके, कैसे? वर्ड्स, मीडियम क्या है? वर्ड्स। मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं कैसे? बोल करके। लिख करके भी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। और क्या कर सकते हैं? बॉडी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस के थ्रू। हाँ, मेरे बेटा मेरे एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, बट आप एक्सप्रेशन से भी बहुत कुछ बातें कर सकते हो, इशारों में। हाँ, वही। तो हाउ कैन वी कम्युनिकेट, हाउ कैन वी एक्सप्रेस? बाय आइदर वर्ड्स स्पोकन और वर्ड्स रिटन वी कैन एक्सप्रेस। तो अगर वर्ड्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इट विल बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो बोल करके बनेगा, अगर या वर्ड्स लिख करके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सर बिना लिखे बोले भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? यस। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? इम्प्लाइड। तो हम इम्प्लाइड में भी आएंगे, लेकिन पहले हम एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं। सबसे आसान सिंपल से कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब बेटा मान लो कि एक सुंदर सी लड़की है, उसका नाम में क्या पड़ा है बेटा? नाम में कुछ नहीं है, ठीक है। तो 2 है, एक्स और वाई, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, दोनों को उसको प्रपोज करना है। मिस्टर एक्स भी उसको प्रपोज करना चाहते हैं, मिस्टर वाई भी प्रपोज करना चाहते हैं। अब मिस्टर एक्स जो है वो कॉन्फिडेंट है, वो जो है डरने वाले नहीं, हेजिटेशन नहीं है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। अब एक्स को बोला कि भाई आज प्रपोज कर दो, तो एक्स जो है वो सीधे चले गए और फेस टू फेस
सीधा उन्होंने बोला विल यू मैरी मी, लड़की ने बोला यस, इट इज ए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या किया उन्होंने, एक्सप्रेस, सीधा फेस टू फेस बोल करके एक्सप्रेस किया। अब मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई को भी वही काम करना है, लेकिन मिस्टर वाई थोड़े से साई है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उन्होंने जो है फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं बोल तो नहीं सकता सामने जाकर के, मैं क्या करता हूँ लेटर, क्या करता हूँ मैं लेटर बनाता हूँ। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, लेटर के अंदर भी क्या लिख रहे हैं, वर्ड्स लिख रहे हैं। लेटर लेकर के उन्होंने लेटर लिखा अच्छे से, और वो लेटर सीधा जो है उस लड़की को पकड़ा दिया। अब उन्होंने कैसे कम्युनिकेट किया, रिटर्न के अंदर। तो आप बोल करके भी कर सकते हो, आप लिख करके भी कर सकते हो, दोनों के अंदर ही क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे मान लो मुझे अपने घर की दीवार पेंट करवानी है, मैं पेंटर को कहता हूं कि क्या 1000 में मेरे घर का जो रूम है उसकी दीवारें पेंट करोगे। वो कहता है कि यस आई एम रेडी टू पेंट। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैंने उसको बोल के कहा, उसने मुझे बोल करके हाँ किया वापस। जो वर्ड्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो हम लिखते हैं, व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज मेड बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। अब मान लो मेरे दोस्त के पास जो है एक कार है, और वो दोस्त जो है उस कार का यूज नहीं कर रहा है, तो मैंने उस दोस्त को फोन किया, मैंने उसको बोला कि विल यू सेल योर कार टू मी फॉर रुपीज 1 लाख। ही सेड यस। ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वर्ड्स के थ्रू, ओरली। अब मान लो वो दोस्त का फोन जो है लग नहीं रहा काफी टाइम से, तो मैंने कहा उसका एक लेटर लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया, एक लेटर लिखा, मैंने कहा विल यू सेल योर कार टू मी फॉर रुपीज 1 लाख, और उसको मैंने लेटर पोस्ट कर दिया, उसने वापस मेरी एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू भेज दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, रिटर्न के अंदर हो गया। तो बहुत एक्सप्रेस ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, दोनों वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है अभी देखना यहाँ पे। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं हम लोग कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वर्ड्स के थ्रू नहीं होते, अदर देन वर्ड्स होते हैं, बोल करके या लिख करके नहीं होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड्स। इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन और द सर्कमस्टांसेस ऑफ ए पर्टिकुलर केस। सर फटाफट से इसके एग्जांपल दो कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, समझ नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी तक देखा था एक्सप्रेस ही बनते हैं मोस्टली, बट बेटा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी बनते हैं। जैसे सपोज यू राइड ए बस। अब बसें चलती है सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, दिल्ली के अंदर डीटीसी की बसें चलती है। बेस्ट एग्जांपल है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, वो बसेज है रूट वाइज फिक्स है, 123 जो बस नंबर है वो वहां जाएगी, ये मयूर विहार जाएगी, वो साउथ एक्सटेंशन जाएगी, ये मतलब पर्टिकुलर जो है बस का नंबर फिक्स है, वो बस आ रही है। आपको बस पे कोई इनविटेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन आप सीधा उस बस के अंदर राइड हो जाते हो। आप बस के अंदर जैसे ही सवार होते हो, यू एंटर इनटू ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट विद द ट्रांसपोर्ट कंपनी। जैसे ही आप बस के अंदर गए, आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो। आपको किसी ने बोल के कहा कि आइए आप हमारी बस में बैठिए, आपने एक्सेप्टेंस दिया नहीं दिया, आपने सीधा कंडक्ट किया, आप सीधा बस के अंदर, बस निकल रही है एकदम छूटने वाली थी, आप लपक लिए बस के अंदर। जैसे ही आप बस के अंदर लपके, वैसे ही आपने क्या कर लिया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो एक्सप्रेस नहीं है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपको बस का फेयर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस सर देना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ। अभी जो है एक स्टेशन पे जो है कोलकाता से कोई बड़े सेठ जी आए हैं, और वो सेठ जी आए हैं और सामान को बस उन्होंने नीचे लगाया ही है, और वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ क्या करें। अब सामान थोड़ा ज्यादा था, इतने में एक कूली आता है और कूली फटाक से सामान उठाने लगता है। कोई बार्गेन नहीं, सेठ जी ने भाव नहीं पूछे, वो सीधा ही सामान हाथ लगाता है और उठाने लगता है, और सेठ जी उसको नहीं रोकते हैं।
सेठ जी उसको सामान उठाने देते हैं, कूली सामान उठा करके चल दिया, सेठ जी पीछे पीछे चल दिए। अब कूली जो है वो सामान जैसे ही बाहर आया, ऑटो में सामान लोड करवाया, सेठ जी उसको बोलते हैं थैंक यू कूली जी, आपने बहुत मेरी हेल्प की, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो कूली कह रहा है कि क्या क्या बताना, पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, क्या थैंक यू से काम चलने वाला है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। सेठ जी कहते हैं कि भाई कोई ऑफर आपने दिया नहीं, मैंने कुछ एक्सेप्टेंस की नहीं, तो कहीं का कॉन्ट्रैक्ट कहीं के पैसे। बट यू नो देयर इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जैसे ही कूली ने सामान उठाया तो कूली की तरफ से ऑफर दिया गया कि मैं जो है ये काम करने के लिए तैयार हूं, और जब सेठ जी ने उसको नहीं रोका, उसको सामान उठाने दिया, तो इसका मतलब सेठ जी ने भी अपनी एक्सेप्टेंस दी। अगर उनको कूली नहीं करना था तो वो उसको मना कर सकते थे। तो ये क्या है बेटा, ये है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल। अच्छा, आप जो है आप कहीं जो जा रहे थे रास्ते के अंदर, आपने कहीं बस स्टॉप पे रुके और वहां पर कोई बच्चा आता है और वो आपके शूज पॉलिश करने के लिए जो है बैठ जाता है, तो आप जो है शूज सीधा आप शूज पैर से उतारते हो और उसके आगे रख देते हो, और वो बच्चा पॉलिश करके आपको शूज दे देता है। उसके बाद आप वहां से चलने लगते हो, वो कहता है बाबूजी मेरे पैसे। वो आपको कौन से पैसे, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कोई ऑफर नहीं दिया था। बट जब बच्चे ने ऑफर दिया, आपने जैसे ही अपने शूज उतार करके उसको दिए, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे रहे हो उसको। कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टीज के कंडक्ट से बन जाते हैं, बोल करके या लिख करके नहीं बनाए जाते हैं। यानी कि वर्ड्स के अलावा जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है पार्टीज के कंडक्ट से, तब उसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बेसिकली इम्प्लाइड जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? इम्प्लाइड इन फैक्ट, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं थ्रू सर्कमस्टांसेस। और दूसरा सर कौन सा हो सकता है? दूसरा हो सकता है इम्प्लाइड बाय लॉ या इम्प्लाइड इन लॉ। तो कौन कौन से दो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? इम्प्लाइड इन फैक्ट। सर इम्प्लाइड इन फैक्ट क्या होता है? अभी बेटा जो सर्कमस्टांसेस से कंडक्ट से जो जनरेट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड इन फैक्ट। तो अभी जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, वो सारे एग्जांपल कौन से थे? वो एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे इम्प्लाइड इन फैक्ट के, कि हाँ कुछ सिचुएशन, कुछ फैक्ट्स ऐसे थे उस टाइम पे, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप से बन गया, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड इन फैक्ट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आपको लिख लेना है। एग्जाम्पल बेटा जो मैं एग्जाम्पल देता हूं एकदम सटीक एग्जाम्पल होते हैं, फिट बैठते हैं सिचुएशन पे। वो एग्जाम्पल जरूर आप लोग नोट किया करो, वो एग्जाम्पल से ही आपको सारे कंसेप्ट माइंड में याद रहेंगे, लंबे टाइम तक याद रहेंगे। सर ये इम्प्लाइड इन लॉ क्या होता है? इम्प्लाइड इन लॉ का मतलब है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं, ना आपने एक्सप्रेसली किया, ना आपने इम्प्लाइडली किया, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर थोप दिया गया, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड इन लॉ। सर कैसे? अब मान लो आप जो है दुकान करते हो, आपकी एक दुकान है और दुकान के अंदर बहुत सारे कस्टमर आते रहते हैं, बहुत सारे कस्टमर आते हैं। अभी एक जो है एक लेडी आई और वो लेडी अपना पर्स वहीं पे भूल गई गलती से। अब बताना, क्या वो पर्स जैसी आपकी दुकान पे भूली, क्या वो पर्स आपका हो गया? या फिर वो पर्स आप उसको कहीं भी रख दोगे, कोई भी लेके चला जाए, आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा बेटा, पड़ेगा। आपकी यहाँ पे मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वो पर्स आप संभाल के रखो, उस लेडी को फोन करो या फिर वेट करो कि वो लेडी कब आती है, तब उसको वो पर्स हम लोग पहुंचा देंगे। तो जब ये सिचुएशन के अंदर अगर आप उस पर्स से कुछ पैसे निकाल लेते हो, आप कुछ उससे मिस यूज करते हो, तो बताना आपको उसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्या उस लेडी ने आपको ऑफर दिया था कि ये पर्स मुझे दे देना? आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई बातचीत हुई थी पर्स को लेकर के? नहीं हुई ना, नहीं हुई ना, एक्सप्रेसली ना कुछ और। लेकिन फिर भी लॉ आपके ऊपर इंपोज करता है, लॉ आपके ऊपर इंपोज करता है कि आपको वो पर्स है वो संभाल के रखना पड़ेगा और उस लेडी तक पहुंचाना पड़ेगा। इट इज इम्प्लाइड इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट। और इनका नाम हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअल के अंदर जो इम्प्लाइड इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे?
टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, बुक में आप लिखा हुआ देखोगे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होते हैं, यही होते हैं जो इम्प्लाइड इन फैक्ट होता है। और सर इम्प्लाइड इन लो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे कोसी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोलेंगे, कोसी कॉन्ट्रैक्ट्स। सर इसके और एग्जांपल दो ना, तो बेटा कोसी कॉन्ट्रैक्ट के अभी एग्जांपल मैं आपको नहीं देता हूं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन कुछ एक एकदम फिक्स लॉ के अंदर लिखे हुए हैं, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सेक्शन 68 टू 72 एक पूरा चैप्टर आएगा, बहुत लास्ट में आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब खत्म करने वाले होंगे तब हम इसको पढ़ेंगे कोसी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सेक्शन 68 टू 72 में 5-6 सिचुएशंस है, वही सिर्फ कोसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो लॉ के द्वारा इम्पोज कर दिए जाते हैं। कोसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली इम्पोज्ड बाय लॉ, इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस। कोसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ के द्वारा थोप दिए जाते हैं, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने की, बट फिर भी आपको फॉर्मेलिटीज लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस के बेस पे होते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस क्या होता है, उसका मतलब होता है कि यू कैन नॉट एंजॉय द बेनिफिट ऑन द एक्सपेंस ऑफ द अदर। आप किसी दूसरे के नुकसान पे कोई बेनिफिट नहीं एंजॉय कर सकते, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर वो पर्स गुम जाता तो उसको नुकसान होता कि नहीं होता, और वो रुपए आप निकाल करके आप यूज करो, आप मजे करो। बताना क्या सही बात है, क्या सही है, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसीलिए कोसी कॉन्ट्रैक्ट है जो कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस के बेस पे अगर कुछ हो गया, कभी रास्ते में अगर किसी का पर्स मिल जाए आपको, तो पर्स का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उससे पैसे वैसे निकाल करके गायब कर देंगे? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम सब अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं। पर्स मिलेगा तो समझना क्या हो गया, कुछ भी अगर कोई भी सामान मिल जाए तो क्या समझना क्या हो गया है, कोसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। आपके घर पे कोई मेहमान आए और वो अपना सामान भूल जाए तो वो आपकी क्या होगी, कोसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लो कभी मैं आपके घर पे आऊं और अपना फोन वही भूल जाऊं, तो क्या करोगे आप, फोन को सर के फोन को आप ले लोगे? नहीं सर नहीं, हम आपको फोन घर पे पहुंचा देंगे वापस। तो आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, कोसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, जबकि हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने की। क्लियर है? ये होता है कोसी कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड का एक पार्ट है। तो बेटा इम्प्लाइड कितने तरह के होते हैं, दो। इम्प्लाइड दो तरह के होते हैं, कोसी, टैसिट। कौन कौन से, टैसिट। आप ये नाम याद रखो, बुक के अंदर कौन सा नाम मिलेगा, टैसिट, और ये मिलेगा कोसी। क्लियर है? टैसिट और कोसी। सर टैसिट के एग्जांपल, चलो टैसिट के एग्जांपल लिखो, टैसिट के एग्जांपल। तो चलिए बेटा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ अपने को। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो पार्टीज के कंडक्ट से, सर्कमस्टांसेस से जनरेट हो जाते हैं, और उसके एग्जांपल आप लोग जरूर नोट कर लेना बेटा, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हमने लिखे हैं वो बेटा एकदम सटीक एग्जांपल्स होते हैं मेरे हमेशा। तो इन एग्जांपल से ही आपको चीजें एकदम लिंक रहेगी। चलिए एक और टैसिट का एक और बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं मैं। ये एग्जांपल है वो सबने कहीं ना कहीं ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनाया होगा, तो आपको पक्का कोरिलेट रहेगा। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जब भी माइंड में आए तो इस एग्जांपल को याद करना। सर कौन सा? चलिए सुनिए, आपने गोलगप्पे तो खाए होंगे, कभी ना कभी गोलगप्पे जरूर खाने गए होंगे। तो जब गोलगप्पे खाने जाते हैं तो बताना क्या होता है, क्या सीन होता है, याद करो फटाफट से। आप जाते हो सीधा गोलगप्पे वाले के पास में, और मान लो वो गोलगप्पे वाले से आप डेली का आपका है, डेली गोलगप्पे खाते हो आप लोग, तो आप क्या करते हो, उससे भाव पूछते हो, उसको बोलते हो कि मैं 10 गोलगप्पे खाऊंगा आज, मैं 15 खाऊंगा, या फिर क्या करते हो, सर हम बस सीधा जाते हैं और प्लेट उठा करके खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद में पता नहीं कितने खाते हैं, हमें तो काउंटिंग भी पता नहीं है, वो वही काउंटिंग करता है। तो आपने क्या किया, आपने उससे बातचीत की, आपने उसको एक्सप्रेस बोल करके, लिख करके कुछ कहा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट करना है आपके साथ, गोलगप्पे खाने हैं, कितने रुपए लोगे, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब हम गोलगप्पे खाने जाते हैं तो हम सीधा प्लेट लेकर के ऑफर करते हैं कि यस मैं खाना चाहता हूं, और वो आपको गोलगप्पे खिलाने लगता है। इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और पार्टीज के कंडक्ट से हुआ है, इसलिए इसको हम टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो गोलगप्पे का एग्जांपल भी आप याद रख सकते हो, बहुत काम का एग्जांपल है ये वाला भी। क्या क्या एग्जांपल है, बोर्डिंग ए बस के अंदर जैसे ही चढ़ते हो आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ऑक्शन सेल, सर ऑक्शन सेल कैसे,
ऑक्शन सेल के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसे होता है, फॉल ऑफ हैमर, जैसे ही हथौड़ा गिरेगा तो वो हथौड़ा गिरना कॉन्ट्रैक्ट फाइनल माना जाता है, इसलिए वो भी पार्टीज के कंडक्ट से होता है। मनी विड्रॉन फ्रॉम एटीएम, एटीएम से जब आप पैसे निकालते हो तो सामने कोई भी नहीं होता है, मशीन के साथ आपका डीलिंग होता है, कोई पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, एक्सप्रेस बोल करके लिख करके नहीं हो रहा है, तो कंडक्ट से हो रहा है, इसको भी क्या बोलते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और कूली नंबर 1 मैंने लिखा है, कूली वाला एग्जांपल आपको याद है, सेठ जी आए थे, क्लियर है, तो ये थे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कोसिट कॉन्ट्रैक्ट है उसके भी मैंने एक एग्जांपल लिखा है, बाकी डिटेल में हम इसको बाद में देखेंगे। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, लॉस्ट गुड्स, अगर किसी का गुमा हुआ सामान मिल गया है आपको तो आप अपने आप से क्या हो गया, कोसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंस चुके हो, ठीक है। कोई भी सामान जो आपको मिल जाता है किसी और का है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में आप चले गए, कोसी कॉन्ट्रैक्ट में, लॉ द्वारा इम्पोज्ड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस, क्लियर है। तो ये तो हुए एक्सप्रेस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक और कॉन्ट्रैक्ट जो अभी चलता है वो है ई कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आप लोग बोल चाल के बना सकते हो, कंडक्ट से बना सकते हो, यानी कि फिजिकली एनवायरनमेंट में बना सकते हैं, प्लस डिजिटली भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी कॉन्ट्रैक्ट आजकल बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट्स बेटा आपने नेट बैंकिंग यूज किया होगा, जो भी आप बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो नेट बैंकिंग के थ्रू, तो डायरेक्ट डिजिटली आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, पैसे रिसीव कर रहे हो, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वो ई कॉन्ट्रैक्ट है। अमेजोन पे गुड्स आपने ऑर्डर किया होगा, फ्लिपकार्ट पे, पेटीएम पे आप लोग रिचार्ज करवाते हो, 3DG बेटा एक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर NSE BSE जहां पे आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स परचेज कर सकते हैं, डिजिटली शेयर सेल कर सकते हैं, तो ये सारे जो डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। ये सारी बातें क्लियर हुई बेटा आपको। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। अब तक हमने वैलिडिटी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट्स देख लिए, फिर हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स हमने अभी समझे, पूरा का पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है डिटेल के अंदर, ये फॉर्मेशन के बेसिस पे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और उसके बाद में अब लास्ट पॉइंट एकदम सिंपल सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने वाला है, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो अभी 2 मिनट में हम लोग समझ लेंगे। चलिए तो समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, या बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, तो बेसिस एग्जीक्यूशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कितने तरह के होंगे, 2। कौन कौन से, पहला है एग्जीक्यूटेड, पहला है एग्जीक्यूटेड, दूसरा है एग्जीक्यूटरी। कितने हो गए कॉन्ट्रैक्ट, 2। कौन कौन से, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। सर क्या फर्क है दोनों के अंदर, कैसे पता चलेगा, तो बेटा सबसे पहले तो यहां पे एक क्वेश्चन हमने पूछा, वेदर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पूछा, वेदर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड, तो आंसर आया यस। तो ये क्या, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये इसका आंसर अगर यस है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटिव, और अगर इसका आंसर है नो तो क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव। सर क्या हुआ, समझ नहीं आया बेटा, आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, फॉर्मेशन हो गया, वैलिड इनवैलिड है वो हमने चेक कर लिया, लेकिन अब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो गई या परफॉर्म होना बाकी है। तो हमने पूछा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, यस अगर हो गया तो क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मींस बोथ द पार्टीज हैज फुलफिल्ड देयर प्रोमिसेस। मैंने जो प्रॉमिस की थी वो मैंने पूरी कर दी, सामने वाले ने जो प्रॉमिस की थी वो उसने पूरी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सर दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटरी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी परफॉर्म्ड येट नॉट फुलफिल्ड, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी।
और सर एग्जीक्यूटिव के अंदर भी देखना दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बाइलैटरल। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब है वन पार्टी हैज टू परफॉर्म, एक पार्टी की तरफ से एग्जीक्यूटिव है, एक पार्टी ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। और बाइलैटरल का मतलब दोनों पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया है। ये ध्यान रखना, ये एक होता है किया है कि नहीं किया है। तो यूनिलैटरल मतलब एक ने नहीं किया है। यहाँ पे कई बार बच्चा ये बोलता है कि सर एक ने कर दिया है, बात तो एक ही है, बट यहाँ पे फिर बाइलैटरल में बोलेगा दोनों ने कर दिया है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे यूनिलैटरल मतलब एक ने नहीं किया, और यहां पे क्या होगा? दोनों ने नहीं किया। क्लियर है? एक ने परफॉर्म कर दिया है तो यूनिलैटरल हो जाएगा, और दोनों ने ही परफॉर्म नहीं किया अभी तक तो क्या हो जाएगा? बाइलैटरल हो जाएगा। यूनिलैटरल का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपका है बेटा रेलवे टिकट। आपने रेलवे टिकट बुक कराई होगी 100%, तो आप जैसी रेलवे टिकट बुक करवाते हो तो आप पैसे पे करते हो या फिर आप पेंडिंग छोड़ सकते हो। उधारी का कोई ऑप्शन होता है क्या? नहीं सर, नहीं, पैसे तो पहले पे करने पड़ते हैं, चाहे कंफर्म टिकट मिले चाहे नहीं मिले, पैसे तो पे करने पड़ेंगे। तो रेलवे टिकट आप जब आप करवाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप पैसे पे करोगे, रेलवे कंपनी आपको सर्विस देगी, वो आपको ट्रेवलिंग करवाएगी, तो आपने पैसे पे कर चुके हो, और रेलवे कंपनी आपको एक पर्टिकुलर डेट पे, जिस डेट की आपने टिकट बुक की है उस डेट को आपको परफॉर्म करवाएगी। तो आपकी तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म है, बट यूनिलैटरल है फ्रॉम द रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू। रेलवे की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना अभी तक बाकी है, इसको बोलेंगे यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव। एक पार्टी ने पूरा कर दिया, एक ने नहीं किया, यूनिलैटरल। दूसरा है बाइलैटरल। बाइलैटरल मतलब मान लो, सपोज करो आप एक जो है गाड़ी बुक करवाने जाते हो, आपको टीवीएस जुपिटर स्कूटी लेना है, आप गए, आपने स्कूटर बुक करवाया, आपको जो कलर चाहिए वो अवेलेबल नहीं था, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने एडवांस भी दे दिया, लेकिन अभी पूरा पेमेंट देना बाकी है और उसकी तरफ से आपको स्कूटर की डिलीवरी होना बाकी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आप कर चुके हो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या होगा? बाइलैटरल, दोनों को अभी तक काम करना बाकी है। बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जब परफॉर्म कर दिया जाता है, दोनों पार्टी जब परफॉर्म कर देगी तो क्या बन जाएगा? एग्जीक्यूटेड बन जाएगा। क्लियर है? तो ये जो टाइप्स है कॉन्ट्रैक्ट के, ये कोई बेसिकली टाइप नहीं है, ये ऐसे ही है कि परफॉर्मेंस हुआ कि नहीं हुआ, ये उसके बेसिस पे अभी कॉन्ट्रैक्ट की कहां कौन सी स्टेज पे, किस सिचुएशन पे। अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो एग्जीक्यूटेड, अगर एक पार्टी ने काम नहीं किया है तो यूनिलैटरल, दोनों ने काम नहीं किया है तो बाइलैटरल। क्लियर है? तो ये था बेटा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इतना ही है इसके अंदर। सर इनको लिखवाते, चलो बेटा चलो इनको लिख लेते हैं फिर भी आपके लिए, ताकि आपको कभी भूले नहीं, एग्जांपल से याद रखना आप लोग। चलो मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखिए। चलिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी यूनिलैटरल हो सकता है, बाइलैटरल हो सकता है, और यही बाइलैटरल या यूनिलैटरल जब दोनों पार्टी परफॉर्म कर देगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एग्जीक्यूटेड। क्लियर है? तो ये था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हमने सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किए। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेने वाले हैं। सर क्या टॉपिक लेने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑफर के बारे में, एक वैलिड ऑफर, प्रपोजल कैसे दिया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा, कैसे आप प्रपोज कर सकते हैं। प्रपोज मीन्स फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कैसे प्रपोज कर सकते हैं, किसी को प्रपोजल कैसे दे सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए लोगों एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।